हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज ये इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस की आखिरी क्लास है, जहां पे हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम इससे रिलेटेड सवाल आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रिंटर के वर्गीकरण की चीज़ों को बता करके खत्म की थी क्लास को, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रिंटर क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के अनुसार से इसे प्रिंटर के वर्गीकरण को बांटा जाता है, जिसमें प्रिंट क्षमता के अनुसार कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर आते हैं। वहीं प्रिंट करने के तरीके के अनुसार में दो हिस्से आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके अंदर आपको डॉट मैट्रिक्स और डेजी हिल जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर जैसे देखने को चीजें मिलती हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? तो ये एक प्रकार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक बार में एक ही कैरेक्टर को क्या करता है? प्रिंट करता है। इसके बाद बात करें अगले प्रिंटर की, जो कि है आपका लाइन प्रिंटर। तो यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है, अतः इसकी प्रिंट करने की गति बहुत तेज होती है। 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती हैं। यानी लाइन प्रिंटर जो होता है वो एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है, जिसमें वो 1 मिनट में 200 से 2000 लाइन को क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। इसके बाद बात करें पेज प्रिंटर की, तो यह प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज क्या करता है? प्रिंट करता है। तो यहाँ पे 3 चीजें हमने आपको बताई। पहला था आपका कैरेक्टर प्रिंटर, जो सिर्फ एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर, जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा और इसकी गति जो होगी वो 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट हो सकती है। और तीसरा होता है आपका पेज प्रिंटर, जो एक बार में एक पेज को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। इसके बाद चलें आगे और बात करें आगे, तो दूसरा मिलता है आपको इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? यह टाइपराइटर की तरफ पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इसके द्वारा जो है हम इम्पैक्ट एक ही कलर के रंग को हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट के तौर पे प्राप्त कर सकते हैं, जो डिपेंड करेगा कि रिबन पे कौन सा कलर है, वही कलर हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत बात करें डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है? यह धीमी गति का एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं घूमता है। इसके हेड प्रिंट में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं, जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करते हैं, कैरेक्टर को उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखाचित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तो यहाँ डॉट मैट्रिक प्रिंट की बात की जा रही है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है और ये में जो इसका हेड होता है, प्रिंट हेड होता है, जो दाएं से बाएं की तरफ क्या होता है? घूमता है। और इसके हेड पे कुछ छोटे छोटे हथौड़े लगे रहते हैं, जो इस पे क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, जिससे क्या होता है? आपका कैरेक्टर उभरता है। और इसी कारण से आप कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रिंट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसके बाद चले आगे, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको डॉट मैट्रिक प्रिंटर देखने को मिलता है, जो अभी आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। इसके बाद बात करें आगे, जो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या होता है? तो इसमें रिबन नहीं रहता तथा विद्युत व रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। इम्पैक्ट प्रिंटर में हम कार्बन द्वारा कॉपी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसमें कार्बन द्वारा कॉपी प्राप्त नहीं कर सकते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करता है। इससे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे टेक्स्ट, रेखाचित्र या किसी भी प्रकार के प्रिंट को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर आपके थर्मल प्रिंटर आते हैं, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर हैं। इसमें रसायन युक्त एक विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है, जिस पर ताप का प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है, पर खर्च अधिक आता है। वहीं बात करें हम अगले
इंकजेट प्रिंटर की, तो यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृति प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम है, पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त किए जा सकते हैं। के लिए अलग अलग स्याही बॉटल का प्रयोग किया जा सकता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये प्रिंटर आपने दुकानों पे भी देखा होगा, जिसपे क्या होता है, आपके अलग अलग कलर बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है और आप आसानी से प्रिंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसका खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल ऑफिस और बाकी जगहों पे किया जाता है। और इसके बाद अगला नंबर आता है, वो आता है आपका लेज़र प्रिंटर का। तो बात करें हम लेज़र प्रिंटर की, जो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है और आपने दुकानों में अधिकतर देखा होगा, जहाँ पे सिर्फ फोटोकॉपी की जाती है, वहाँ पे इन प्रिंटरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह उच्च क्षमता वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यकता विद्युत आकृति बनाई जाती है, विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर से ड्रम पर बनाई गई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है और अवांछित आकृति प्राप्त कर लेता है। एक रबड़ ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कड़ों को साफ किया जाता है और अगले प्रिंट के लिए तैयार किया जाता है। यह किसी भी आकार और कैरेक्टर के चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशीय ड्रम जो क्या करता है, विद्युतीय आकृति बनाता है, जिसके अंदर एक रबड़ भी लगा होता है, ताकि एक प्रिंट कंप्लीट करने के बाद ड्रम पे लगे इंक को क्या किया जा सके, साफ किया जा सके, ताकि अगले प्रिंट के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। इसके बाद चले हम आगे। तो बात करें, लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है, पर इसकी प्रति कॉपी कम खर्च पड़ता है। यह प्रिंटर जो है वो काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन इसकी प्रति कॉपी जो खर्च आती है वो बहुत ही कम आती है पिछले प्रिंटर की तुलना में। डेस्कटॉप में इसका प्रयोग आमतौर पे किया जाता है। अब इसके बाद बात करें फैक्ट की, जो कि है रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में दो स्याही की बॉटल का प्रयोग किया जाता है, काला और रंगीन। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो रंगीन स्याही बॉटल में मूलभूत 3 रंग यानी लाल, नीला और पीला, रेड, ब्लू और येलो का होता है, जिसका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जाते हैं। यानी आप 2 कलर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जिसमें आता है आपका रंगीन और एक काला, और रंगीन कलर की बात करें तो उसमें भी 3 कलर का इस्तेमाल होता है मूलभूत, जिसमें रेड, ब्लू और येलो आते हैं, और इन्हीं के सही मिश्रण से हम क्या करते हैं, बाकी कलर को प्राप्त करते हैं। यानी आप उसमें अलग अलग कलर देखते हैं, जो वो अलग अलग कलर होते नहीं हैं, उन्हें बनाए जाते हैं, और उनमें बनाने में आपका रेड, ब्लू और येलो कलर क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? तो यह प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग और मानचित्र बनाने, कैड कैम में किया जाता है। तो ये आपका था प्रिंटर। इसके बाद बात करें हम अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा स्पीकर। अब स्पीकर क्या होता है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युतीय तरंगों में बदलता है। तो स्पीकर जो है वो आपका सबसे पहले एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि को आउटपुट सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। लेकिन आउटपुट सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए आपके सिस्टम में साउंड कार्ड का होना जरूरी है, जो क्या करता है, जो साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युतीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में क्या करता है, बदलने का कार्य करता है। बात करें आगे, तो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है, जो बिल्ड इन स्पीकर कहते हैं।
मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर भी कहते हैं। यानी जो स्पीकर कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं उसको बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं, और जो बाहर से लगाए जाते हैं उसे एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज को घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल लगा होता है। स्पीकर में 3.5 mm स्टूडियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टूडियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान के 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। आजकल ये फोन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या अब तक आप जितने नए आने वाले स्मार्टफोन को देख रहे हैं उसमें आप एक वर्ड सुनते होंगे कि इसमें स्टूडियो स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। स्टूडियो स्पीकर का मतलब होता है दोनों तरफ से साउंड आपको सुनाई देगा, और वो आपको समान स्पीकर के होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद बात करें हम अपने अगले हेडिंग की, जो कि है आपका हेडफोन। आइए जानते हैं हेडफोन क्या होता है। तो हेडफोन स्पीकर एक स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं जिन्हें कान पर काफी पास लगाकर रखा जाता है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही उपकरण में बने होते हैं जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट दोनों के रूप में किया जाता है। ये वो आपके उदाहरण है जो स्क्रीन पे आपको अभी नजर आ रहे हैं। अभी आपको यहाँ अच्छे से नहीं, लेकिन आपके पास अगर हेडफोन होगा, मोबाइल का ही आपका ईयरफोन जो होगा, उसमें आप देखते होंगे कि 2 आपको हेडफोन और साथ ही साथ एक नीचे आपको छोटा सा स्थान होता है जहाँ से आपकी आवाज़ क्या होती है, इनपुट की जाती है, और आउटपुट दोनों का काम एक ही जगह से क्या किया जाता है, हेडफोन के माध्यम से ही किया जाता है। अब बात करें आगे अगले हेडिंग की, जो कि है आपका स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या होता है? यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों को, सूचना को एक बड़े पर्दे पर दिखाता है ताकि लोगों का समूह क्या कर सके, इसे देख सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है जिसमें आवाज, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान या मनोरंजन के लिए बड़े समूह को कंप्यूटर आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखी होगी अक्सर गांव में पर्दे वाली वीडियो के नाम से आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे, जहाँ पे क्या होता है, छोटी सी मशीन लगाई गई होती है जिसमें से किरणें निकलती हैं और वो पर्दे पे क्या करती हैं, बड़े स्क्रीन में आपको चीज़ों को दिखाई देती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन प्रोजेक्टर कहते हैं। इसके बाद चले हम आगे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा आवाज़ प्रतिक्रिया। आवाज़ प्रतिक्रिया यानी वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है? इसकी सहायता से उपयोगकर्ता के साथ बातचीत कर सकता है। यह 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका आवाज़ पुनरुत्पादन। ये क्या होता है? तो इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इसमें से युक्त आउटपुट का चयन कर साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जाता है। तो आवाज़ पुनरुत्पादन का मतलब जो पहले से ही आवाज़ आपके रिकॉर्ड किए गए होंगे सिस्टम में, उसे डिजिटल डेटा में बदल के मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार आउटपुट को क्या किया जाता है, आप तक हमेशा सुनाया जाता है। जैसा आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे एक ही बात को बार बार बताया जाता है जिसमें आवाज़ पहले से ही रिकॉर्ड होती है, और क्या होता है, जरूरत पड़ने पे जिस लाइन की जरूरत होती है वो लाइन आपको आउटपुट के रूप में क्या किया जाता है, बार बार सुनाया जाता है। और बात करें हम दूसरी हेडिंग की, तो वो होता है आपका स्पीच सिंथेसाइज। ये क्या होता है? इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर या हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधित तक सूचना पहुंचाने में किया जाता है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें आगे अगले हेडिंग की, जो कि हमारा वीडियो या वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता क्या है। आपने कई बार सुना वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, यानी आया वर्चुअल होता क्या है? तो आइए जानते हैं। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाने वाला डाटा या निर्देश जो होता है वो मॉनिटर पे प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ यानी वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। जहाँ पे मॉनिटर, वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहते किसे हैं? तो जहाँ मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल यानी VDT कहते हैं। टर्मिनल वो डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा वो निर्देश को डालने तथा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए काम में लेते हैं। यूजर द्वारा टर्मिनल
के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेटवर्क में टर्मिनल वो स्थान या संचार पद का अंत हो जाता है। तो यहाँ पे टर्मिनल वो डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा और निर्देश डालने व कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। यूजर द्वारा टर्मिनल के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, पर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रहे, यूजर द्वारा टर्मिनल के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग तो किया जा सकता है, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान होता है जहाँ संचार माध्यम का अंत हो जाता है। तो नेटवर्क में टर्मिनल वो स्थान होता है जहाँ संचार पथ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, यानी वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल को 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका डब टर्मिनल। ये क्या होता है, ऐसे टर्मिनल की जो स्वयं प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती, यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डब टर्मिनल कहते हैं। मतलब डब टर्मिनल वो स्थान होता है, या डब टर्मिनल वो होता है जो उसमें अंदर स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज की क्षमता नहीं होती। ये पूरी तरीके से कंप्यूटर पर निर्भर होता है। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज होती है वो इस पर आधारित होता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, डब टर्मिनल कहते हैं। वहीं स्मार्ट टर्मिनल की बात करें तो ऐसा टर्मिनल में जिसमें सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है, पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती, ये आपका स्मार्ट टर्मिनल होता है। यहाँ पे क्या करता है स्मार्ट टर्मिनल, मतलब ऐसा टर्मिनल जिसमें सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है। सीमित अर्थों मतलब कुछ लिमिटेड होंगे जिनको वो प्रोसेसिंग कर सकता है, या जो उसके अंदर पहले से फीड होंगे वो उस पर प्रोसेसिंग क्या कर सकता है, पर उसे स्टोरेज नहीं कर सकता। वो आपका कहलाता है स्मार्ट टर्मिनल। वहीं तीसरे नंबर पर होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल जो स्वयं प्रोसेसिंग क्षमता, जिसमें सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, तथा स्टोरेज क्षमता यानी मेमोरी दोनों ही क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यानी आपका सीपीयू जो होता है वो आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता तथा स्टोरेज क्षमता दोनों होती है। ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके इंटेलिजेंट टर्मिनल कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको डब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बता दें तो पहला डब टर्मिनल यानी जो पूरी तरीके से कंप्यूटर पे ही निर्भर होता है, जैसा वो करता है वो उस प्रकार से कार्य करता है, तो ऐसा डब टर्मिनल कहलाता है। स्मार्ट टर्मिनल वो होता है जो कुछ प्रोसेसिंग तो करता है पर स्टोरेज नहीं कर सकता। वहीं इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है इसके द्वारा हम उसके में स्वयं प्रोसेसिंग क्षमता तथा स्टोरेज क्षमता दोनों होती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू तथा मेमोरी सब उपस्थित होते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल कहलाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट आखिर क्या होता है। कई बार हमने इसका जिक्र किया, तो आइए अब जानते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर बने स्थान, जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट और अन्य पेरिफेरल डिवाइस को साथ में जोड़ने के लिए, यानी मदरबोर्ड के पीछे जो दिया हुआ स्थान होता है जहां से हम कंप्यूटर के सारे डिवाइस, वो इनपुट हो, आउटपुट हो या पेरिफेरल हो, कोई भी डिवाइस हो जिनको हम जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं। बात करें आगे तो उसमें पहला आता है आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है, तो मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में 1 बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। यानी सीरियल पोर्ट वो पोर्ट होता है जो मदरबोर्ड पर एक बार में एक बिट डाटा का क्या कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। इसकी सीरियल डाटा स्थानांतरण, इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण कहते हैं। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS-232 मानक पे आधारित होते हैं। सीरियल पोर्ट का उपयोग कम मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। तो जो आपका सीरियल पोर्ट होता है उसके अंतर्गत आपका मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस और डिजिटल कैमरा को क्या किया जाता है, कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीरियल पोर्ट से जुड़े जाने वाले डिवाइस के नाम, तो आप बता सकते हैं कि मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा इत्यादि। इसके बाद बात करें अगले पोर्ट की, जो कि आपका पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है,
इसे उन डिवाइसों से जोड़ा जाता है जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः प्रिंटर पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। तो पैरेलल पोर्ट में जो है वो प्रिंटर जोड़ा जाता है क्योंकि उसे 8 बिट या उससे अधिक डाटा का स्थानांतरण किया जाता है और इसके लिए डाटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बिट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपका अगला नंबर आता है, वो होता है आपका यूएसबी पोर्ट, जो आप अक्सर जानते हैं, सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आइए यूएसबी पोर्ट को जानते हैं। यूएसबी पोर्ट क्या होता है? यूएसबी पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट होता है जिससे कंप्यूटर से सारे डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है। यानी अगर वो यूएसबी सपोर्टेबल डिवाइस है तो आप किसी भी डिवाइस को आप यूएसबी की सहायता से कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर को बिना रिस्टार्ट किए डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर आप यूएसबी से किसी भी डिवाइस को जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना रीस्टार्ट किए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे प्लग और प्ले के गुण कहा जाता है। इसके अंदर प्लग और प्ले के गुण क्या होते हैं जिसमें आप लगा के आसानी से रीस्टार्ट किए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो ये यूएसबी का कार्य होता है जहाँ पे इतने सारे चीजों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं एक रोचक तथ्य की। यूनिवर्सल सीरियल बस के विकास के लिए भारतीय मूल के अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी यूनिवर्सल सीरियल बस को डेवलप करने में सबसे ज्यादा योगदान जो था वो भारतीय मूल के अजय भट्ट का रहा है, जिससे आपका यूनिवर्सल सीरियल बस डेवलप होकर आज इतना बेहतर तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। अब बात करें आगे तो अगला आपका होता है वो होता है आपका NCSIO पोर्ट। ये क्या होता है? तो ये आपका मदरबोर्ड पे बना एक इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव, पेन ड्राइव, स्कैनर आदि को क्या करता है, कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है, जिसे हम SCSI पोर्ट कहते हैं। इसके बाद आपका आज का आखिरी टॉपिक है वो है आपका फायरवायर। अगला टॉपिक है आपका है फायरवायर। फायरवायर क्या होता है? तो फायरवायर के मानक 1994 के अनुपालन करने वाला पोर्ट है जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अन्य उपकरणों को फायरवायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ये थी हमारी आज की आखिरी टॉपिक, जिसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के कंप्लीट हो गए। जहाँ पे ये इसकी चौथी और आखिरी वीडियो थी जहाँ पे हमने पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाया और बताया। एक बार पुनः आपको बताएं तो ये कहानी और ये जो चैप्टर था वो आपका स्टार्ट हुआ इनपुट आउटपुट के पहले टॉपिक से, जो था आपका इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, जहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस को जाना। इसके बाद हमने इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, जिसमें हमको कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस भी देखने को मिले, जिसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन माइकर। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जैसी डिवाइसों के बारे में हमने जाना और एक एक करके इसके बारे में आपको बताया। इसके बाद हमने कीबोर्ड के एक फॉर्मेट को देखा, जहां पे हमने आपको कीबोर्ड के हर की के बारे में अलग से बताया और उसके उपयोग को बताया। इसके बाद हमने आगे जाना कि आखिर इन आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस के लिए हमने आउटपुट डिवाइस का भी वर्गीकरण किया, जिसमें आउटपुट डिवाइस को भी अलग अलग भाग में, जैसे हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बाद उनका वर्गीकरण किया और उनके बारे में अच्छे तरीके से जाना। और ये सारी चीज़ों को जानने के बाद ये चैप्टर फाइनली प्रिंटर के साथ कंप्लीट होते होते कंप्लीट हुआ, जिसमें आपका पूरा एक चैप्टर शामिल है। अब उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगली आने वाली वीडियो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो इस चैप्टर से आधारित होगा और इससे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए थे उससे आधारित होगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने दोनों क्लास को ज्वाइन किया होगा तो आसानी से आप क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने जवाब को दे पाएंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और अगर हाँ आपने पिछली तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन तीनों वीडियो के लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस क्लास को देखें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारणवश या इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए आपके लिए वो हमेशा यूट्यूब पे पड़ा रहता है, आप कभी भी देख सकते हैं, पर देखें जरूर ताकि आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और सीखने के साथ साथ आने वाले समय में आप उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।